प्रकृति कंट्रोल करती है, यह इंसान। हमें भूगोल की इसके बारे में 3 शाखाएं बताती हैं। पहली शाखा है नियतिवाद, दूसरी शाखा है नवनिश्चयवाद और तीसरी शाखा है संभववाद। मेरा नाम राम कुमार सोनी है। मैं आज आपको कक्षा 12 का अध्याय 1 प्रमुख विचारधारा निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद के बारे में पढ़ाऊंगा। मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल को 3 विचारधाराओं में बांटा गया है। पहली विचारधारा है नियतिवाद, दूसरी विचारधारा है संभववाद और तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद। 3 विचारधाराओं में एक है मानव और एक है पर्यावरण। इन तीनों विचारधाराओं में ये 2 तत्व को ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, तीसरा किसी भी तत्व को नहीं माना गया है। यह विचारधारा कहती है अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने के नजरिए को भूगोल के अलग अलग वैज्ञानिकों की विचारधारा कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं स्थापित की, लेकिन भूगोल में 3 सर्वाधिक विचारधारा नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद को माना जाता है। नियतिवाद का जनक है रेटजेल। यह एक जर्मन भूगोलवेत्ता है और नियतिवाद विचारधारा को जर्मन विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी विचारधारा है संभववाद। संभववाद को फ्रांसीसी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रबल समर्थक है विडाल डी लाब्लास। और तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद। इस विचारधारा की उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया से मानी जाती है और इस विचारधारा के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। आइए विस्तार से इन विचारधाराओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसमें यह माना गया है कि मनुष्य, इसका बहुत महत्वपूर्ण कथन है, मनुष्य प्रकृति का दास है। मनुष्य प्रकृति का दास है, यानी कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है एवं मनुष्य उसका दास है। जो भी प्रकृति करवाएगी वह मनुष्य करेगा। मनुष्य दास इसलिए है क्योंकि मनुष्य के पास इस समय किसी भी प्रकार की तकनीकी का आविष्कार मनुष्य ने नहीं किया था, इसलिए मनुष्य प्रकृति का दास था। मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था। प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश को ही पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य के पास पहले के आदिकाल में किसी भी प्रकार की तकनीकी नहीं थी, इसलिए मनुष्य पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर था। और इसमें यह भी समझा जा सकता है कि मनुष्य विभिन्न तरीकों से, जैसे कि तापमान और दाब आदि के माध्यम से भी, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु, इन कारकों के माध्यम से पृथ्वी मनुष्य को दास के रूप में प्रकट करती है। जैसे कि तापमान में देखा जाए तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में अत्यधिक तापमान पाया जाता है, तो मनुष्य अत्यधिक तापमान के कारण मनुष्य वहां पर सूती कपड़े पहनता है। और इसी प्रकार से देखा जाए कि ध्रुवों में अत्यधिक ठंडी पाई जाती है, तो मनुष्य अपने तन को ढकने के लिए जानवरों की खाल या ऊनी वस्त्र का प्रयोग करता है। इसी प्रकार जलवायु को भी देखा जाए तो जलवायु विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे कि यदि गेहूं के लिए जलवायु चाहिए तो वह ठंडी जलवायु चाहिए। इसी प्रकार यदि मक्का, ज्वार, बाजरा के लिए जलवायु चाहिए वह गर्म जलवायु चाहिए। मानव जलवायु के अकॉर्डिंग ही फसलों का हेर फेर कर सकता है। बिना जलवायु के मनुष्य फसलों को पैदा नहीं कर सकता। इसमें यही बात कही गई है। इसी विचारधारा को नियतिवाद विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। मनुष्य की सोच, मनुष्य के क्रियाकलाप, समस्त क्रियाकलाप को ही पर्यावरणीय
या पर्यावरण से संबंधित माना जाता है। मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतया प्रकृति पर्यावरण की शक्तियों द्वारा ही नियंत्रित थे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। मानव प्रकृति पर निर्भर क्यों था? क्योंकि मानव के पास तकनीकी का विकास नहीं हुआ था, इसलिए मानव प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर था। जैसे जैसे मानव की तकनीकी बढ़ती गई, मानव की विवेक बुद्धि क्षमता बढ़ती गई, तो उसी प्रकार मानव ने धीरे धीरे प्रकृति के प्रभाव को कम कर दिया गया। इसी प्रकार से कई उदाहरण से अपन समझ सकते हैं। नियतवाद की सबसे बड़ी प्रबल समर्थक कुमारी सेमपुअल, जो अमेरिका की निवासी हैं, वह कहती हैं कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अधिक शक्तिशाली बक्ष दिए, यदि फेंपड़ दिए, क्योंकि वह चप्पू चला सके, नाव चला सके। इसी प्रकार पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सर्वाधिक मजबूत उनकी टांगें दी, ताकि वह पहाड़ों पर दिन में 10 बार चढ़ सकें, दिन में उतर सकें। यह विचारधारा हमें नियतवाद को बताती है। प्रकृति पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे, यानी मनुष्य पूर्णतया प्रकृति शक्तियों में ही नियंत्रित था। इसके प्रमुख समर्थक रेटजेल, जो मानव भूगोल के संस्थापक कहे जाते हैं, रिटर को आर्मचेयर भूगोलवेत्ता के नाम से भी जाना जाता है। रिटर की प्रमुख पुस्तक है डाई अर्ध कुंडे। इसमें इसने मानव प्रकृति के बीच अंतर संबंध का बोध कराया है। हम्बोल्ट को क्रमबद्ध भूगोल का जनक कहा जाता है। हम्बोल्ट ने मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव, जैसे कि तापमान, दाब, जलवायु आदि के बारे में विस्तृत व्याख्या की और उसने बताया। अगला है हटिंगटन को कट्टर जलवायु निश्चयवादी माना जाता है। हटिंगटन ने मानव के ऊपर जलवायु के प्रभावों की व्याख्या की है। जैसे कि भाई मैंने बताया, यदि वनस्पति को लिया जाए, यदि वनस्पति को आधार लिया जाए, तो ये हमारी पृथ्वी है। तो हमारी पृथ्वी पर यह विषुवत रेखा, यह 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यह 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा और यह है ध्रुव। यहां पर सर्वाधिक ताप प्लस वर्षा, यहां पर सर्वाधिक ताप एवं वर्षा होती है, जिस कारण से यहां पर सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक पेड़ों की प्रजातियां, सर्वाधिक जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर बिल्कुल कम वर्षा, कम तापमान होने के कारण यहाँ पर जैव विविधता नगण्य रहती है। यह जलवायु का ही प्रभाव है। इस प्रकार अपन यह समझ सकते हैं कि मानव प्रकृति का दास है। यह कथन किसी भी तरह से गलत नहीं होता है। नियतवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है, जो पर्यावरणीय कारक से प्रभावित होता है। उदाहरण, आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भरता। आदि मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। वह जानवरों को शिकार करता था, वह पेड़ों के द्वारा दिए गए कंदमूलों को खाता था। क्योंकि मानव के पास तकनीकी का विकास नहीं हुआ था, जैसे जैसे मानव ने तकनीकी का विकास किया, वैसे वैसे मानव पर पर्यावरण की निर्भरता कम होती चली गई। किसानों की जलवायु पर निर्भरता। भारत जैसे देशों में किसानों की जलवायु पर निर्भरता अत्यधिक है। जैसे कि बरसात में रबी की फसल बोई जाएगी, रबी की फसल में गेहूं, चावल, रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर आदि खेती की जाती है। इसी प्रकार गर्म जलवायु, गर्मियों में सोयाबीन आदि की खेती की जाती है। मानव जलवायु के अनुसार ही कृषि करता है, वह अपने अनुसार कृषि नहीं कर सकता। यही विचारधारा भी नियतवाद को दर्शाती है। इसी प्रकार जलवायु के अनुसार शारीरिक संगठन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है कि
जहां पर जलवायु अधिक कठोर है या अधिक ठंडी है वहां पर अधिकांश श्वेत लोग पाए जाते हैं। इसी प्रकार जहां पर जलवायु उष्ण है, आर्द्र है, वहां पर मनुष्य की त्वचा का रंग काला पाया जाता है। विश्व में 3 प्रकार के त्वचा के रंग के आधार पर 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहला, लाल रंग के लोग, दूसरा भूरे रंग के लोग और तीसरा पीला रंग। यहां पर लाल रंग में ना अधिक गर्मी है ना अधिक सर्दी है, जैसे कि लाल रंग के लोग पाए जाते हैं उत्तर अमेरिका में। इसी प्रकार भूरे रंग यूरोप में अत्यधिक ठंड पाई जाती है, जिस कारण से यहाँ के लोगों की त्वचा का रंग भूरा है या सफेद है। इसी प्रकार पीलापन, भारतीय जलवायु के लोगों की नस्ल मंगोलॉयड है। इसी प्रकार नस्लों पर भी जलवायु का विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। आइए इसके अगले अध्याय का टॉपिक देखते हैं, संभववाद या संभावनावाद। संभववाद का मतलब है कि हर चीज संभव, मनुष्य के लिए प्रकृति की हर चीज संभव है। यहां पर मनुष्य को शक्तिशाली एवं प्रकृति को दास के रूप में स्वीकार किया गया है। यह विचारधारा मानती है कि प्रकृति एक दास है, बल्कि मनुष्य उसका स्वामी है। मनुष्य को यह विचारधारा सर्वशक्तिमान मानती है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। मनुष्य ने पर्यावरण पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए, जैसे कि उच्चावच में पहाड़ को देखा जाए, यदि प्रकृति ने पहाड़ दिए तो मनुष्य ने उसके ऊपर सुरंग बना दी, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार मैदानों को देखा जाए, मनुष्य ने मैदानों में उपजाऊ मिट्टी दी तो प्रकृति ने उपजाऊ मिट्टी दी मैदानों में, तो मनुष्य ने उपजाऊ मिट्टी में कृषि करके कृषि कार्य करना स्टार्ट कर दिया। इसी प्रकार मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के खनिज दिए तो मनुष्य ने उन खनिजों का निष्कासन करके अनेक प्रकार की धातुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे मानव तकनीकी में बलशाली होता गया, वैसे वैसे प्रकृति की स्वतंत्रता मनुष्य के ऊपर कम होती चली गई और मनुष्य स्वतंत्र होता चला गया। तीसरा है, विडाल डी लाप्लास तथा लुसियन फेब्रे इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख विचारक थे। इसमें विडाल डी लाप्लास संभववाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं और वह यह कहते हैं कि रेडजेल कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति का दास है, जबकि विडाल डी लाप्लास कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि प्रकृति ही मनुष्य की दास है। इसी प्रकार लुसियन फेब्रे कहते हैं कि प्रकृति में हर जगह संभावना है और उन संभावनाओं के स्वामी के रूप में ही मनुष्य का जन्म हुआ है। जैसे कि हर जगह पृथ्वी में संभावनाएं पाई जाती हैं और उन संभावनाओं का स्वामी के रूप में मानव उभरा है। वो मानव किसी भी प्रकार से प्रकृति को परिवर्तित करके अपना कार्य कर सकता है। मनुष्य प्रकृति से बंधा हुआ नहीं है, उससे स्वतंत्र है एवं मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है। संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। उदाहरण कैसे है? जैसे कि पृथ्वी के भूदृश्यों का अध्ययन किया जाना है तो मनुष्य ने सैटेलाइट का निर्माण किया, यह तो प्रकृति द्वारा नहीं दिया गया। और इसी प्रकार प्रकृति ने मनुष्य को विभिन्न प्रकार की जमीन दी तो उस जमीन पर मनुष्य ने खेती करके अपना कार्य किया। इसी प्रकार
से मनुष्य ने ट्रांसपोर्ट रोडों का निर्माण कर दिया, और इसी प्रकार से मनुष्य ने सुरंगों का निर्माण कर दिया। प्रकृति ने पहाड़ दी, उन पहाड़ों को खोदकर मनुष्य ने सुरंग का निर्माण कर दिया। यह सब संभववाद को बताती है। अब तीसरा नव निश्चयवाद। इसमें मानव और पर्यावरण, इसमें मानव और पर्यावरण को बराबर रूप का दर्जा दिया गया है। यह विचारधारा कहती है ना मनुष्य शक्तिशाली है और ना पर्यावरण शक्तिशाली है, दोनों के ही सामंजस्य से सतत विकास किया जा सकता है। नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई। ग्रिफिथ टेलर एक ऑस्ट्रेलिया का महान भूगोलवेत्ता था। यह दो विचारों पर्यावरण निश्चयवाद और संभावनावाद के मध्य मार्ग को परीक्षित करती है। इसमें यह कहा गया कि ना तो प्रकृति सर्वशक्तिशाली है और ना ही मनुष्य सर्वशक्तिशाली है, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं। दोनों के सामंजस्य से ही विकास किया जा सकता है। यह संकल्पना यह दर्शाती है कि ना तो यह नितांत आवश्यक है, नितांत मतलब कट्टरतावादी, प्रकृति सर्वशक्तिमान है आवश्यकता की स्थिति में, और ना ही नितांत स्वतंत्रता की अवस्था है। और इसमें यह कहा गया है कि ना मनुष्य बिल्कुल स्वतंत्रता की स्थिति में प्रकृति को जैसा चाहे वैसा कर सकता है। इस संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों को अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके एक उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे कि मनुष्य को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाना है, तो समुद्र में सुनामी आई हुई है, तो मनुष्य उसका इंतजार करके सुनामी जब टल जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए। इसमें यही कहा गया है कि प्रकृति के नियम में सुनामी आई थी, अब सुनामी शांत हो गई, का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण हो गया। यदि मनुष्य सुनामी में ही चला जाता तो वह मारा जाता। इसी प्रकार नव निश्चयवाद की विशेषताएं। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है। वही इसमें यह कहा गया कि इसमें कहा गया था प्रकृति शक्तिशाली है, संभावनावाद में कहा गया था मनुष्य शक्तिशाली है। नव निश्चयवाद में कहा गया कि दोनों ना प्रकृति शक्तिशाली है और ना मनुष्य शक्तिशाली है, दोनों के सामंजस्य से ही विकास किया जा सकता है। इसी प्रकार यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्या को सुलझाने पर बल देता है, अर्थात यह सतत विकास, यह विचारधारा सतत विकास पर बल देती है। सतत विकास से मतलब यह है कि प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को संरक्षण करना, जैसे कि वन संसाधन को हम इतना अत्यधिक तरीके से काट रहे हैं कि भविष्य की पीढ़ियां उनको उपयोग में ही ना लाई जा सके। तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एवं विभिन्न देशों की सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के योजना चलाई जा रही है, जैसे कि इस पर बल दिया गया है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन गैस, और इसी प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा भी निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत करता है। नवीकरणीय ऊर्जा में पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि नदी द्वारा, समुद्रों द्वारा, पवन चक्कियों द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, सौर ऊर्जा से प्राप्त करना, इसको पर्यावरण को बहुत कम हानि पहुंचती है। जबकि अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोल का उपयोग किया जाता था। कोयला से बहुत अधिक प्रदूषण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसी प्रकार से पेट्रोल के उत्सर्जन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और जो पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाती। इसलिए यह विचारधारा के अकॉर्डिंग नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर हो सकता है और ना ही प्रकृति से स्वतंत्र रह सकता है। यह बात यहाँ कह चुकी है।
प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों का ही पालन करना एवं उससे विनाश से बचना होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि यदि मनुष्य को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाना है, यदि समुद्र में सुनामी आई हुई है तो वह थोड़ा ठहरे फिर उसके बाद जाए, इसलिए इसे रुको और जाओ, गो एंड स्टॉप विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण, औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना, खनन करते समय दोहन से बचना। भाई मैंने अभी कहा है कि इतना ज्यादा खनन नहीं किया जाना चाहिए, इतनी जगह इतना अधिक खनिजों का निष्कर्षण नहीं करना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए समस्त संसाधन खत्म हो जाए। मानव पर्यावरण संबंध। अब हम पढ़ेंगे कि मानव का पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है। अभी अपन ने तीन विचारधाराएं पढ़ी। पहली विचारधारा है निश्चयवाद, दूसरी विचारधारा है संभववाद, तीसरी विचारधारा है नव नियतिवाद। निश्चयवाद में यह कहा गया कि प्रकृति सर्वशक्तिशाली एवं मनुष्य उसका दास है, जो प्रकृति चाहेगी वही मनुष्य करेगा। और इसी प्रकार संभावनावाद में यह कहा गया कि मनुष्य सर्वशक्तिशाली एवं प्रकृति उसकी दास है, जो मनुष्य चाहेगा वह प्रकृति करेगी, लेकिन यह असंभव है। अब जैसे कि समस्त विश्व को मनुष्य एसी के माध्यम से ठंडा नहीं किया जा सकता, बल्कि एक कमरे को ही ठंडा किया जा सकता है। इसमें निश्चयवाद में यह कहा जा सकता है कि प्रकृति संपूर्ण तरह से मानव को नियंत्रित नहीं करती। जैसे कि प्रकृति ने यदि पर्वत दिए तो मनुष्य ने पर्वतों को खोदकर उसमें सुरंग बना दी। नवनिश्चयवाद यह विचारधारा यह कहती है कि ना मनुष्य शक्तिशाली और ना प्रकृति शक्तिशाली है, दोनों के सामंजस्य से ही विकास किया जा सकता है। इसी को अपन सतत विकास के रूप में जाना जा सकता है कि प्रकृति को नुकसान हुए बगैर विकास किया जाना ही सतत विकास है। नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य का प्रकृतिकरण। मनुष्य तकनीकी की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ बातचीत को अपन कह सकते हैं सामंजस्य करता है। यह सांस्कृतिक विकास के स्तर को इंगित करता है। मनुष्य ने अपने तकनीकी वातावरण से भौतिक वातावरण को नियंत्रित कर लिया है। यह संस्कृति विकास के स्तर को इंगित करता है कि मनुष्य किस प्रकार से बदलता जा रहा है। जैसे कि संस्कृति विकास का मतलब है कि पहले मनुष्य आदि मानव था, जंगलों में घूमता फिरता था, उसके पास वस्त्र नहीं होते थे, वह नंगा ही पूरे जंगलों में घूमता रहता था। धीरे धीरे मनुष्य ने तकनीकी का विकास किया, उसने आग का आविष्कार किया। यहाँ पर मनुष्य कच्चा ही मांस खा लेता था, यहाँ पर जब आग का आविष्कार किया तो धीरे धीरे मनुष्य ने खाना पकाना स्टार्ट किया। आग के आविष्कार के बाद मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार से मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता था। तो धीरे धीरे फिर इसके बाद मनुष्य ने औद्योगिकरण किया। औद्योगिकरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित की गई, जिससे मानव एक परंपरावादी मानव से आधुनिक मानव बन गया, जो आज मानव है। भौतिक पर्यावरण के साथ आदिम समाजों की बातचीत को पर्यावरण नियतवाद कहा जाता है, और जो मनुष्यों का प्रकृतिकरण है। मतलब नियतवादी विचारधारा को ही मनुष्य का प्रकृतिकरण कहा जाता है। यह विचारधारा मनुष्यों पर लागू होती है। प्रकृति, इसमें भी यही कहा गया कि प्रकृति सर्वशक्तिशाली एवं मनुष्य उसका दास है। इसी प्रकार प्रकृति का मानवीकरण। अब मानवीकरण से माना है कि मानव ने अपनी तकनीकी के माध्यम से प्रकृति में चेंज करके विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण किया। जैसे कि आज हम देखते हैं कि मनुष्य ने उद्योगों का निर्माण कर लिया, मनुष्य ने मकानों का निर्माण कर लिया। इसी प्रकार मनुष्य ने विभिन्न प्रकार की बस्तियों का निर्माण कर लिया। आजकल जैसे कि चंडीगढ़ शहर का नियोजन
नियोजन की तरह से विकास, चंडीगढ़ शहर का नियोजन किया गया, उसी तरह से उसका विकास किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मानव ने प्रकृति को संशोधित करना शुरू किया है। संशोधित करना शुरू किया कि मतलब ये है कि मनुष्य ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित किया और प्रकृति की स्वतंत्रता को थोड़ा कम किया। और सांस्कृतिक परिदृश्य, संस्कृत परिदृश्य से मतलब है कल्चरल लैंडस्केप, जहां पर मनुष्य की सारी क्रियाकलाप होती, इसी के अंदर मनुष्य का परिवार, मनुष्य का समाज, मनुष्य की संस्कृति, मनुष्य की भाषा, मनुष्य की शैली, एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया का संबंध किया जाता है। इसे भोगवाद या प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। भोगवाद से आशा है कि प्रकृति का प्रभाव मनुष्य के ऊपर कम हो गया है। जैसे जैसे मनुष्य ने तकनीकी का विकास किया है, मनुष्य ने तकनीकी के विकास से रेलों का निर्माण कर लिया है। इसी प्रकार इस पूरे की व्याख्या पिछले अध्याय में पिछले चैप्टरों में अपन कर चुके हैं। ग्रिफिथ टेलर द्वारा नव निश्चयवाद का मध्यम मार्ग पेश किया गया, जिसका अर्थ है कि ना तो पूर्ण आवश्यकता पर्यावरण नियतवाद की स्थिति है और ना ही अधिभोग की स्थिति। इसमें भी वही कहा गया कि ना नियतवाद है और ना ही संभववाद, जबकि इन दोनों का मिला जुला रूप है नव निश्चयवाद। ना मनुष्य शक्तिशाली है, ना प्रकृति शक्तिशाली है, दोनों के सामंजस्य से ही इसका विकास किया जा सकता है। यह विचारधारा में सिखाती है कि मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे के साथ कैसे अंतरक्रिया करके एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह डेप्थ कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमारे फ्यूकी एजुकेशन को अभी डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू।